सीएम धामी ने रानी पोखरी के साथ ही शीतला नदी पर बने पुल का किया लोकार्पण। तय समय में पूरा हुआ निर्माण कार्य। सीएम ने पुल के उद्घाटन पर क्षेत्रवासियों को दी बधाई। फिर देवभूमि के सपूत बने देश के दूसरे सीडीएस बनने के बाद जनरल अनिल चौहान के घर बधाई देने वाले लोगों का तांता। परिवार समेत गांव में खुशी का माहौल। केदार घाटी के हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी शुरू। बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। सैलानी बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ। सीएम धामी ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने टोकन व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश। अस्पतालों में लाइन में मरीजों को नहीं खड़ा होना होगा। और बागेश्वर में काल भैरव मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार। मंदिर में यज्ञ और हवन का भी किया आयोजन। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस कार्यक्रम की जो विशेष रूप से देहरादून में आयोजित किया गया। दरअसल कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति थी। सीएम धामी का कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान सीएम धामी ने विकास खंड डोईवाला में रानी पोखरी सेतु और विधानसभा विकासनगर के अंतर्गत लंबरपुर लांघा मोटर मार्ग के 2 किलोमीटर में शीतला नदी के ऊपर 180 मीटर लंबे सेतु के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पुल का निरीक्षण भी किया। दरअसल सीएम धामी ने डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत सनगांव पुल से कंडोली खर्क मोटर मार्ग के निर्माण कार्य, लच्छीवाला रेंज का कार्यालय से दुधली की मरम्मत के कार्य किए जाने की घोषणा कर रखी थी। साथ ही सीएम धामी ने श्री कालू सिद्ध मंदिर से धन्याड़ी तक वन विभाग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, हर्रावाला में राजकीय कन्या हाई स्कूल के लिए 3 कक्ष और शौचालय निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की थी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पुल के उद्घाटन पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजधानी और ऋषिकेश के साथ ही गढ़वाल को जोड़ने वाला ये पुल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके पुनर्निर्माण से क्षेत्रीय जनता के साथ ही उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को भी सुगमता होगी। और देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर से उत्तराखंड के ही वीर सपूत को प्राप्त हुआ है। पौड़ी जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। सेना प्रमुख बनने की खबर सुने जाने के बाद ही उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। पौड़ी जनपद जिसकी सीमाएं पर्वतीय क्षेत्रों तक फैली हुई हैं, बीते कुछ सालों में पौड़ी जिले ने कई कीर्तिमान हासिल किए और इस जिले के वीर सपूत देश की सेना और सेवा में सर्वोच्च पद पर उपस्थित भी हैं। इसके अलावा एक और नाम इसी कड़ी में जुड़ गया है, इस श्रृंखला में जुड़ गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। आपको याद होगा कि इसी वर्ष जनवरी में वीर गति को प्राप्त हुए जनरल विपिन रावत भी सेना का ये अहम पद उनकी असमय मृत्यु के बाद से ये सेना का ये पद खाली पड़ा हुआ था और अब इस पद को सुशोभित करेंगे पौड़ी गढ़वाल के अनिल चौहान जी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति के बाद पौड़ी के लोगों में कितनी खुशी है इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये वो इलाका है जहां से अनिल चौहान साहब ताल्लुक रखते हैं, वो इसी जिले से आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक स्थित रामपुर गवाड़ा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता से पूरी की, जिसके बाद एनडीए और आईएमए देहरादून में प्रशिक्षण के बाद वो गोरखा राइफल्स का हिस्सा बने।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के गांव के लोगों ने बताया कि उन्हें गांव से काफी लगाव रहा है। अनिल चौहान के सीडीएस बनने के बाद उनके गांव में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण झूमते नाचते हुए हर वो जश्न मना रहे हैं जो इस गांव के लोगों को गौरवान्वित करता है। सीडीएस बनने के बाद बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। तो सीडीएस का पद एक बार फिर से सुशोभित हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद को अब सुशोभित करेंगे। नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के पैतृक गांव में इस खबर के पहुंचते ही खुशी का जो माहौल है वो इन तस्वीरों से देखकर समझा जा सकता है। जैसे ही ये खबर सामने आई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और अपने लिए ये उत्तराखंड राज्य के वासियों के लिए, उत्तराखंड के लिए गौरव का पल बताया। दूसरी बार भी इस पद को सुशोभित करने का मौका उत्तराखंड के वीर सपूत को ही मिला है। जिस तरीके से एक हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस दिवंगत विपिन रावत जी को खो दिया था, उसके बाद से ये पद खाली था और नामों पर मंथन हो रहा था। तय हो रहा था कि कौन सा ऐसा नाम हो सकता है, कौन सा ऐसा चरित्र हो सकता है जो इस पद को पूरी तरीके से सुशोभित करे, इसके साथ न्याय करे और अंततः लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का नाम सामने आया है। अब देश के दूसरे सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को जाना जाएगा। उत्तराखंड में इस खबर को लेकर बेहद खुशी है। लोग मिठाई बांट रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जो श्री अनिल चौहान जी जो आज सीडीएस पद पर कार्यरत हैं, वो मेरे ताऊ जी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि एक इतने छोटे से गांव से मतलब इतने बड़े पद पर वो पहुंचे हैं। तो बहुत लगन, कार्य क्षमता उनकी बहुत ठीक रही, तो वो इतने बड़े पद पर आज विराजमान है। कि एक प्रेरणादायक बात है ये कि इतने छोटे से गांव में रहकर वो मतलब इतने बड़े पद पर आज पहुंचे हैं। तो हमारे युवा वर्गों को भी यही सीखना चाहिए। पहले उनको तो बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है कि हमको भी देखेंगे वो और हमारे पूरे गांव, पूरे उत्तराखंड में, और सबको खुशी हो रही है। उनको बहुत बहुत बधाई है। हम उनके घर भी गए थे पहले, मतलब एक महीने रही हूँ मैं वहाँ। बहुत अच्छे हैं उनके माता पिताजी और जेठ जी भी बहुत अच्छे हैं। आज से 5-7 साल पहले आए थे वो। बीच में फिर हमारे चाचा जी आए थे, उनके पिताजी, और हमारा एक ही परिवार है। अभी तक भाई हमारे ताऊ चाचाओं का अभी बंटवारा नहीं हुआ घर का। अभी हमारे मतलब एक जॉइंट फैमिली है कि नहीं। बाकी बहुत बढ़िया खुशी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। उनके कहीं वो सरकारी नौकरी पे थे दिल्ली में, बाहर रहे वो ज़्यादा, कभी जालंधर, कभी कलकत्ता, कभी जयपुर, हाँ, फिर दिल्ली भी रहे। अच्छा, तो अभी पिताजी से उनकी बातचीत होगी, क्या बोलेंगे पिताजी? हाँ, उनको खुशी हैं, वो बिल्कुल मस्त हैं। वो उसी टाइम भूल जाते हो। 95 एज है उनकी। बाद में बात हो रही है, फिर थोड़ी देर में बोलते क्या बोला तुमने। हाँ। इधर केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में निरंतर बर्फबारी होने से तापमान भी भारी गिरावट तापमान में देखी जा रही है। हिमालयी क्षेत्रों में मौसम के अचानक करवट लेने से बर्फबारी का आगाज हो जाता है। केदारनाथ धाम से लगभग तो तस्वीरें देखिए। दरअसल बर्फबारी के बाद से ही
तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। केदारनाथ धाम से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई और हिमालय की तलहटी में बसे वासुकी ताल में भी इन दिनों हल्की बर्फबारी हो रही है और इस वजह से पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। वासुकी ताल पहुंचने वाले सैलानी हल्की बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। वासुकी ताल को प्रकृति ने अपने वैभव का भरपूर दुलार दिया है, इसलिए हर साल सैकड़ों सैलानी इस जगह पर आते हैं और प्राकृतिक छटा से अपने आप को जोड़ते हैं। आने वाले दिनों में अगर मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में केदारनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी का आगाज भी हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक की, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन की व्यवस्था के लिए सिस्टम विकसित किए जाएं। टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 को जन जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जारी होने वाले आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी होने वाले कार्ड और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्डों की सही मॉनिटरिंग के लिए भी उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी भी दी। कुमायूं काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर में स्थित काल भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया है। बागेश्वर में स्थित काल भैरव मंदिर का निर्माण सन 1602 ईस्वी में राजा लक्ष्मी चंद के समय में बागनाथ मंदिर के निर्माण के साथ हुआ था। 424 साल के बाद उत्तराखंड सरकार की आर्थिक मदद और जमन सिंह दानू के सहयोग से बागेश्वर में स्थित काल भैरव मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है। वहीं मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद मंदिर में विधि विधान से पुजारियों और पुरोहितों के साथ यज्ञ और हवन किया गया। दरअसल काल भैरव मंदिर उज्जैन के महाकाल मंदिर जैसा ही सामान्य मान्यता प्राप्त मंदिर है। बागेश्वर में स्थित काल भैरव को बागनाथ जी को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान बागनाथ जी की पूजा करने से संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। अपने गांव से बागेश्वर आया, उस दिन भी मेरी ये धारणा थी कि वो ये भोले शंकर के प्रति या काल भैरव के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना भाव था कि हम उसको जब बागेश्वर आए तो इष्ट देव के नाम से मानने लगे। उसके पश्चात जब मैंने मंदिर का कार्य शुरू किया तो उस दिन प्रण किया था कि काल भैरव जी से कि ये कार्य सुख संपन्न हो जाएगा तो मैं तेरी आराधना करूँगा और तेरी पूजा करूँगा, तेरा हवन यज्ञ करूँगा, यही मेरा लक्ष्य था। और कार्य पूर्ण होने के पश्चात वो मैंने वो काम किया। यह काल भैरव मंदिर बिल्कुल जीर्णशील हालत में था। उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसमें इसकी मदद की गई, जिसको इसका निर्माण श्री जमन सिंह दानू जो राजकीय ठेकेदार हैं उनके द्वारा इसको संपन्न कराया। 3 वर्षों में यह कार्य पूर्ण हुआ और यह कार्य जो है बिल्कुल ऐसी शैली में हुआ जैसे चंद्रवंशी राजाओं ने इस बागनाथ मंदिर को बनाया, उसी प्रकार पत्थरों से इस मंदिर को बनाया गया। और यह भैरव मंदिर जो है, काल भैरव मंदिर जो है, जैसे उज्जैन में महाकाल हैं और काशी विश्वनाथ में
कोतवाल के रूप में वहाँ भी भैरव की पूजा की जाती है। वैसे यहाँ पर भी जो है शमशानवासी भैरव हैं ये, तो पहले भैरव की पूजा की जाती है, उसके बाद जो है अन्य भागना चाहिए, क्योंकि कोतवाल के रूप में पहले जो वहाँ के भैरव होते हैं उसी की पूजा की जाती है। पूरे देश में पहाड़ों की बेटी अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अंकिता को पूर्ण न्याय मिले, इसे लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जा रही है। पौड़ी गढ़वाड़ की रहने वाली अंकिता की यमकेश्वर स्थित रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर को लापता हो गई थी, जिसके 3 आरोपियों ने मिलकर जघन्य तरीके से हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले को लेकर पूरे देश में जन आक्रोश फैला हुआ है। लोग संपूर्ण न्याय की मांग कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। वही अंकिता मर्डर केस को लेकर पूरे देवभूमि में लोगों में गुस्सा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडल मुख्यालय पौड़ी में अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ छात्रों ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर लोगों ने जिलाधिकारी को बदलने तक की मांग कर डाली। इस मौके पर वक्ताओं ने जिलाधिकारी से अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी के नाम का खुलासा करने की भी मांग की। जितना हम देख रहे हैं, जितना मामलों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे सत्य है कि साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य वास्तविक तौर पे क्यों बाहर है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस इन्हें क्यों रिमांड में नहीं ले रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कितनी दूर सरकारें और सिस्टम में पहुंची है इस कार्रवाई को आगे लेके। हमें नहीं दिखता कि इसमें जांच के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आज तक आए हैं। ये विषय बड़ा संवेदनशील हो चुका है और इसमें हम बोलते हैं कि जनता को सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, इनको पुलिस रिमांड में लेना चाहिए और वाकई अगर उसके पिता इसमें इन्वॉल्व है तो उन्हें भी पुलिस रिमांड में लेना चाहिए। प्रदर्शनकारी पूनम कैतुरा ने कहा कि मामले को कई दिन बीत जाने के बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी तक मुकदमा दायर नहीं हो पाया है और न ही संदेह के घेरे में आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। इस दौरान मौजूद सभी राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने जल्द मामले में कार्रवाई करते हुए संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी समेत मामले को जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की। 11 बजे से रैली शुरू होनी थी, उसके पश्चात फिर वो अपना बात को रखने के लिए कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए वो आए थे। उनके द्वारा ये बार बार आग्रह किया जा रहा था कि जिलाधिकारी महोदय से हम लोग वार्ता करना चाहते हैं और मैं ज्ञापन देना चाहता हूँ। तो ज्ञापन प्राप्त किया है। ज्ञापन में कुछ मांगे उनके द्वारा रखी गई है, मैंने उनको आश्वस्त किया है। कुछ मांगे शासन स्तर से उसमें कार्रवाई अपेक्षित है, कुछ मामले में अगर किसी और स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है, सक्षम स्तर पर उस ज्ञापन को हम प्रस्तुत करेंगे और शासन से उस कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर कहासुनी और बहस हुई। 2 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद प्रदर्शनकारी जब शांत हुए तब जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे उनका मांग पत्र लेने के लिए मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने कहा कि जो मांग पत्र प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें दिया गया है उस ज्ञापन पत्र में सभी मांगे शासन स्तर की हैं, जिनको उनके द्वारा शासन को भेजा जा रहा है। वहीं इस मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम धामी ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने की बात कही थी। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, मामले में जांच और पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल उठता है आखिर कब तक ऐसे अपने देश में जघन्य अपराध होते रहेंगे, कब तक देश में बेटियां असुरक्षित रहेंगी। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड के जिला मुख्यालय ऊधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसओजी पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम के क्षेत्र में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में छापेमारी करके
विदेशी महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मौके से बांग्लादेशी पासपोर्ट सहित 2 भारतीय पासपोर्ट, 7 मोबाइल फोन, 1 कार, 1 स्कूटी सहित लगभग 18,000 की नकदी और बांग्लादेश की करेंसी भी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई की। टीम ने मौके से सेक्स रैकेट चला रहे आरोपी को भी गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल मामले को दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जैसे 2 बांग्लादेशी महिलाएं और जिसके पास एक के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है और दूसरे के पास कोई कागज़ नहीं है, पूरा बांग्लादेशी का एक्सेंट है। तो कुल मिला के 2 बांग्लादेशी महिलाएं और 1 पुरुष है। तो वो अपने आप को यूपी का है रहने वाला बोल रहे, पर उसके भी कागज़ बहुत संदिग्ध है। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को हमने एक्सपोज किया है। उनकी कब्जे से काफ़ी संदिग्ध चीज़ें और बहुत ही खुलासे वाला चीज़ें आया है। 1 बांग्लादेशी पासपोर्ट, 1 भारतीय पासपोर्ट, एक ही महिला का 2 अलग अलग स्टेट का कंट्रीज़ का पासपोर्ट है। अनिल मलिक का पासपोर्ट है, 7 मोबाइल फ़ोन, 3 ATM, 2 गाड़ियाँ, 1 4 व्हीलर, 1 2 व्हीलर और 1 RC और कहीं विभिन्न आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड्स बने हुए हैं। इस प्रकार के बांग्लादेशी नागरिक, 2 बांग्लादेशी नागरिक और संदिग्ध इंडियन नागरिक को हमने पकड़ा है। इसकी गहनता से इन्वेस्टिगेशन होगा। और इधर राज्य सरकार की तरफ से किसानों की पारंपरिक फसल मंडवा, झंगोरा, चौलाई, सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इस साल जनपद के 8 केंद्रों में किसानों की उपज का क्रय किया जाएगा। इसी को लेकर शुक्रवार को एक विशेष बैठक हुई। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने पत्रकार वार्ता भी की। इस दौरान जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मिलेट मिशन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की तरफ से सहकारी समितियों के माध्यम से जनपद उत्तरकाशी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों से मंडवा, झंगोरा और अन्य उत्पाद क्रय किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मंडवा का समर्थन मूल्य 27 रुपए प्रति किलो और झंगोरा 25 रुपए, चौलाई 50 रुपए और सोयाबीन 40 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा जनपद की 8 बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड में खोले गए 8 क्रय केंद्र के माध्यम से ही ये क्रय किए जाएंगे। उत्तरकाशी के कृषकों को यह सूचित किया गया है कि सहकारिता विभाग की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के माध्यम से 8 समितियों के माध्यम से फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीदा जाएगा, जिसमें मंडवा है, झंगोरा है, चौलाई है और सोयाबीन है। तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी दी गई है और जो भी कृषक इसमें इच्छुक हैं वे समितियों पे अविलंब जाकर इसमें अपनी फसलों को विक्रय कर सकते हैं। इधर पंतनगर में सिपाही ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष की पिटाई कर दी। दरअसल बीती रात थाना पंतनगर में तैनात सिपाही मोहन सिंह नशे में धुत होकर ड्यूटी में गश्ती दे रहे थे। इसी दौरान उन्हें कोई झूठी शिकायत मिली, जिस पर नंगला पहुंचे सिपाही ने भाजपा के ही बूथ अध्यक्ष की पिटाई कर दी। जैसे ही पुलिस द्वारा भाजपा अध्यक्ष की पिटाई की खबर सामने आई, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आ गई। भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंतनगर थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को किसी तरह शांत कराया और साथ ही इस दौरान पूर्व विधायक ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर आरोपी सिपाही के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। 112 पर सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस वहाँ गई, कोई बात जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो सिपाही वहाँ गए 2 लोग, उसमें से एक सिपाही शराब पिए हुए थे और शराब पी के उन्होंने हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं वहाँ के धनुष यादव जी, उनके घर जाकर उनसे बहुत बदतमीजी की, बहुत मामूली गालियाँ दी। रात के 1:14 मुझे खुद फ़ोन आया, मतलब इन्होंने उसे मारा भी, गालियाँ भी दी। तो उस लड़के ने रात को रोते रोते मुझसे शिकायत की। अब रात के 2 बजे मैं क्या करता, मैं कैसे चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह उसको देखता हूँ। तो सुबह हम सब लोग थाने पे गए थे, सारे हमारी पार्टी कार्यकर्ता भी गए थे। हमने पूछा क्या बात है, उस सिपाही ने सबके सामने कहा कि हाँ मैंने उनको मारा और मुझसे गलती हो गई।
नशे में ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं और वहीं पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं और इसी कड़ी में पंचायत चुनाव की मतगणना के परिणाम को लेकर किशनपुर जमालपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण देर रात मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए। जमकर नारेबाजी हुई। जब ग्रामीण पुलिस के समझाने के बाद भी नहीं माने तो भारी पुलिस बल मौके पर बुला लिया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को वहां से तितर बितर किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मतगणना स्थल से लाठियां फटकारते हुए काफी दूर तक दौड़ाया, जिसके बाद ग्रामीण वहां से चले गए। इस दौरान जिला पंचायत प्रत्याशी का आरोप था कि सुबह से उनका चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया गया। इसी को लेकर देर रात को मतदान स्थल के बाहर धरने पर वो लोग बैठे हुए थे। मामले में एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य की एक टीम के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उनको समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया गया। जिला पंचायत सदस्य की जो एक सीट है उसमें कुछ लोग द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। लोगों को समझा बुझा के वापस दिया गया, क्योंकि सभी सीटों पर निर्णय जो रुड़की क्षेत्र में है दिए जा चुके हैं और जो भी परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं। तो इस बार कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, उसको लोगों के द्वारा वापस। इधर जनपद उधम सिंह नगर के खटीबा में किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों ने बैठक की, जहां भारी संख्या में क्षेत्र के किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने कृषि से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। बैठक में किसानों ने सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद शुरू करने की भी मांग उठाई। धान क्रय का जो हमारा सीजन है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 31 जनवरी तक इसको पूर्ण होना है। तो इसमें जितनी भी हमारे किसान भाइयों की समस्या है, इसके लिए हम लोग मीटिंग कॉल की है, जिसमें हमारे किसान आयोग के उपाध्यक्ष और मंडी समिति के चेयरमैन तथा हमारे जितने राइस मिलर्स हैं किसान भाई, इनके द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसमें इनकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी इनको मतलब टोल में जो उनकी समस्याएं आती तथा जो बिचौलियों के द्वारा जो उसमें उपद्रव मचाया जाता है, उसके सिलसिले में इनके जो सॉल्यूशन होगा वो ढूंढा जाएगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको धान क्रय को एक तरह से ट्रांसपेरेंट वे में इसको हम चाहें। बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां एक छात्रा थाने गदरपुर स्थित कॉलेज जा रही थी। वहीं कॉलेज जा रही छात्रा रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। इसके बाद 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जब छात्रा घर नहीं लौटी तो लापता छात्रा के परिजनों ने काठ गोदाम थाने में तहरीर देकर अपहरण कर हत्या किए जाने का अंदेशा जताया। वहीं पुलिस छात्रा की तलाश कर रही है। मामले में थाना अध्यक्ष ने पुलिस टीम गठित कर लापता छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि मामला संज्ञान में है और छात्रा की तलाश की जा रही है। जल्दी उसकी तलाश कर सच्चाई सामने लाई जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त देवभूमि में अंकिता मर्डर केस को लेकर प्रशासन की लगातार किरकिरी हो रही है। लोग आक्रोशित हैं। ऐसे में देवभूमि की और एक और बेटी अभी फिलहाल गायब बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि जल्द से जल्द इस बच्ची का पता लगाया जाए। पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने टीम गठित कर दी है और जल्द ही बच्ची को खोज निकाला जाएगा। और चलिए इसके साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।